मैं हवा हूं। खुद को हवाओं के हवाले करके देखें, जिंदगी को पंख लग जाएंगे, खूबसूरत पंख। मुझे इसका एहसास है क्योंकि मैं अतीत से इतिहास का गवाह रहा हूं। मैं बीजों को अपनी बाहों में समेटे एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरे देश ले लेके घुमाऊं और उन्हें अपनी नजरों के सामने जन्म लेते, पौधा बनते और फिर फूलों फलों से लदे बड़े बड़े सायादार पेड़ बनते देखा है। और खुददारी तो देखें इन बीजों की। इन्होंने जो भी जमीन से लिया उसे अपने आप को मिटाकर वापस अदा किया। इन बीजों की खुददारी देखकर आजादी पूर्व के मशहूर हिंदुस्तानी शायर इकबाल का शेर याद आ जाता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इकबाल ने तो यह शेर काफी बाद में लिखा था, लेकिन गोरखों ने दुनिया को अपनी हस्ती मिटाकर जीने के सलीके बहुत पहले ही सिखाना शुरू कर दिए थे। कुछ इकबाल के इन्हीं बीजों जैसी दास्तां से हम आज रूबरू होंगे। जब पूरब से निकलती सूरज की किरणें नेपाल के इन ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों के दरमियां बसे इस गोरखा राजशाही इलाके पर पड़ती है। कहते हैं 16वीं शताब्दी के संत बाबा गोरखनाथ के मानने वाले होने की वजह से यहां के लोग गोरखा कहलाए। कुछ दूसरे लोगों का कहना है कि यहां के लोग हिंदू आस्था के मुताबिक हमेशा से गौ रक्षक रहे और इसी वजह से गोरखा नाम पड़ा। दरअसल नेपाल जो आज नेपाल सा दिखता है, इसका सेहरा भी 18वीं सदी के गोरखा राजा पृथ्वी नारायण शाह के सर ही जाता है, जिन्होंने आपस में हमेशा लड़ते रहने वाली यहां की 24 रियासतों को एक किया। राजा पृथ्वी नारायण शाह की फौज गोरखा के नाम से जानी जाती थी। हम सब जानते हैं कि किसी समाज की कहानी कितनी भी अच्छी तरह क्यों ना कही जाए, दास्तां के कुछ न कुछ हसीन पहलू तो छूट ही जाते हैं। हवाओं के देवता होने के बावजूद मैं ये दावा नहीं कर सकता कि मैं हर संगे मिल, हर उस पन्ने को पेश कर सकूंगा जिसने अब तक के गोरखा इतिहास को सजाया संवारा और यादगार बनाया है। हां, मेरी कोशिश ये जरूर है कि हर उस दिलकश नजारे को पेश कर सकूं जिससे गोरखा तारीख को मुझसे कोई शिकायत न रह जाए। नेपाल को संगठित और मजबूत बनाने के बाद पृथ्वी नारायण शाह ने सिक्किम के एक बड़े हिस्से को अपनी बहादुरी का एहसास दिलाया। पृथ्वी नारायण शाह की मौत के बाद प्रधानमंत्री भीमसेन थापा का दौर आया, जिसने नेपाल की तस्वीर ही बदल के रख दी। इसके बाद एक समय आया जब गढ़वाल इलाके के शुभचिंतक हर्षदेव जोशी ने गोरखा फौज को दावत दी कि वो आए और लोगों की बेहतरी के लिए आए। हालात की नजाकत को समझते हुए गोरखा फौज ने हर्षदेव जोशी की दावत कबूल की और फिर काली नदी पार करके 1790 में कुमाऊं पे कब्जा कर लिया। इसके बाद तो जैसे गोरखा कौम पीछे मुड़ के देखना ही भूल गई। 1803 में गोरखों ने गढ़वाल पर फतह पाई और फिर अमर सिंह थापा के नेतृत्व में देहरादून भी हासिल कर लिया। बात यही नहीं हुई। गोरखा सोच अब ठाना है तो करना है। आगे बढ़ने की हद तो ये हो गई कि हवाओं पे सवार गोरखा फौज पंजाब के पहाड़ों को कब्जा करते हुए हिमाचल पहुंच गई और सतलुज नदी पे जाके रुकी। अब हुआ वही जो होना चाहिए। कहते हैं किसी भी बहादुर कौम को उसका हक मिल ही जाता है। इन सब इलाकों पर अब गोरखों की हुकूमत हो गई। लेकिन इसी बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि खुद पूरे हिंदुस्तान को
अपना गुलाम बनाने के ख्वाब बुने हुई थी। गोरखों की बहादुरी की खबरें मिलने लगी। अंग्रेज मुगलों की हुकूमत तो लगभग खत्म कर ही चुके थे और यही वजह थी कि उन्होंने गोरखों को कबाब में हड्डी मानते हुए भारत नेपाल सीमा के भुटवाल पोस्ट पर गोरखों पर हमला कर दिया। अब हवा का रुख बदला और जंग की तस्वीर भी। देहरादून में गोरखा सेनापति बलभद्र ने देहरादून के नाला पानी के घने जंगलों में खलंगा किले का मोर्चा संभाल लिया। यहां 3 ऐसी लड़ाइयां हुई कि अंग्रेजी फौजों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। उन्हें हिंदुस्तान में दुश्मन तो बहुत मिले, लेकिन ऐसे कभी नहीं मिले जिसने मैदाने जंग से उनके पैर उखाड़ दिए हों और उन्हें मुंह की खानी पड़ी हो। खैर, गोरखों की कुल जमा फौज 600 लोगों की, ऊपर से घर से हजारों मील दूर, इसलिए किसी मदद की कोई उम्मीद भी नहीं और हथियारों के नाम पर कुछ बंदूकें, कुछ नेपाली खुखरी और कुछ गुलेले, और वहीं अंग्रेजों की 10,000 लोगों की फौज, घोड़ों और सारे हथियारों और दूसरे साजो सामान के साथ। किसी चीज की कोई कमी नहीं सिवाय एक चीज की, वो थी जान हथेली पर लेके लड़ने की, जिसकी कमी गोरखों के पास थी ही नहीं। और यही वजह रही कि शुरू में हुई अंग्रेजों की गोलाबारी का गोरखों पर कोई असर नहीं हुआ। रात हुई, गोरखा फौज अलाव जला के उसके पास सो गई, जबकि महिलाएं बच्चों की देखरेख में लगी रहीं। आखिर हवा होना ये सब मैं देख ही रहा था। अचानक मेरी नजर एक गोरखा पर पड़ी जो किसी अंग्रेज खबरची को बलभद्र के कैंप में लेकर आया था। आधी रात से ज्यादा का वक्त। मशालजी ने मशाल कुछ इस तरह से पकड़ी हुई थी कि बलभद्र अंग्रेजों की भेजी चिट्ठी पढ़ सके। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते बलभद्र के चेहरे का रंग बदलने लगा, कुछ ऐसा रंग कि जैसे कह रहा हो, तुम्हारी ये जुर्रत। बलभद्र ने चिट्ठी पढ़ी, उसके टुकड़े टुकड़े किए और फिर जमीन पर फेंक दिया। मैं इतनी रात में इस तरह का खलल पसंद नहीं करता, और जहां तक हथियार डालने की बात है तो अपने जनरल से कहना कि गोरखों को जिल्लत की जिंदगी से कहीं ज्यादा इज्जत की मौत पसंद है, और हां, उनसे मुलाकात युद्ध भूमि में होगी। गोरखों का यह बागियाना अंदाज जवां जंग के सितारे के नाम से प्रसिद्ध अंग्रेज कमांडर सर रोलो गिलिस्पी को क्यों पसंद आता? अगला हमला यकीनन बड़ा होना था। हुआ भी यही। चारों तरफ से एक साथ गोरखा फौज पर हमला करने की तैयारी शुरू हो गई। इधर गोरखों को भी खबर लगी तो उन्होंने पहले ही अंग्रेजों पर हमला कर दिया। गोरखा के गुरिल्ला हमले और आसमानों को चीरते हुए नारे, जय महाकाली, आयो गोरखाली, ने अंग्रेजों को संभलने का मौका ही नहीं दिया। गोरखा खुखरी कुछ यूं चलाते जैसे पेड़ों के पत्ते काटने का काम चल रहा हो। गोरखों के बेखौफ हमले ही अंग्रेज फौज को तितर बितर करने के लिए काफी थे। ऊपर से मरते साथियों को देख अंग्रेज फौजी भागने लगे। अपने ही फौजी भागते देख जनरल गिलेस्पी का पारा 7वें आसमान पर। एक तो ऐसे हमले की उम्मीद नहीं, और फिर फौज की यह बुजदिली, यूं दुम दबा के भागना। जनरल गिलेस्पी ने बंदूक अपने फौजियों पर ही तान दी और फिर बंदूक के सहारे अपनी भागती फौज को रोका और फौरन गोरखों पर पीछे से सीढ़ियां लगा के हमला करने का हुक्म दिया। ये वो जगह थी जहां गोरखा फौज से नहीं बल्कि महिलाओं से उनका सामना हुआ, वो भी कम नहीं। आखिर गोरखों की बेटियां ठहरी। बस अपने बच्चों को अपनी पीठ पीछे बांधा और ऊपर से बड़े बड़े पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। गोरखा महिलाओं का यह कदम एक भागती हुई फौज के दोबारा बहादुरी साबित करने की कोशिश के ऊपर भारी पड़ा।
अपनी फौज की बुजदिली देखकर गिलिस्पी एक हाथ में तलवार और एक हाथ में पिस्तौल लिए आगे आया, लेकिन तभी बंदूक की एक गोली उसका सर पार कर गई। सिर्फ 60 गज की दूरी पर से चलाई गई गोली गिलिस्पी को धाराशाही करने के लिए काफी थी। अब इसके बाद तो गोलाबारी बंद होनी ही थी। अंग्रेज उल्टे पांव वापस हुए और गोरखा उन्हें देखते रहे। फिर 1 महीने बाद अंग्रेजों की नई फौज नए साजो सामान और हजारों फौजियों के साथ हाजिर हुई। तोप गोला गाड़ी खींचते, हाथियों के झुंड, उनके फौजी झंडे पतझड़ की तेज मौसमी हवाओं में मानो उनकी बहादुरी की कोई नई दास्तां बयां कर रहे। अंग्रेज खलंगा पहाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने अपनी तोपें लगा दी और शुरू हुआ सिलसिला सुबह शाम खलंगा पर गोली बरसाने का। हाँ, इस बीच उन्होंने अंग्रेजी चाल चली और खलंगा की पानी सप्लाई का पता कर लिया। फिर क्या, पानी सप्लाई गोरखों तक पहुंचने से रोक दी गई। 3 दिनों तक तो गोरखों के पास अपना पानी था, उससे काम चला, लेकिन फिर बिना पानी और लगातार गोलाबारी ने गोरखों को पस्त किया। बहुत से गोरखा मारे गए। तीसरे दिन बलभद्र और 70 दूसरे लोगों ने खलंगा का दरवाजा खोल दिया। गोरखों को अचानक सामने देखकर अंग्रेजों ने गोलाबारी बंद कर दी। बलभद्र ने ऐलान किया कि वो हारे नहीं हैं, अब अपनी मर्जी से लड़ाई से जा रहे हैं। किसी ने कोई गोली नहीं चलाई। गोरखा चलते चले गए और अंग्रेज फौजी देखते रहे। बलभद्र और उनके आदमी पैदल नीचे पहुंचे, सागर ताल नाम के पानी के स्रोत के पास। वहां सबने कई रोज की प्यास बुझाई, पानी भरा और फिर हिमाचल में अमर सिंह थापा की फौज में शामिल होने गए। बाद में रणजीत सिंह की फौज में शामिल होके अंग्रेजों के खिलाफ अफगानिस्तान में फिर लड़े। अंग्रेजों ने खलंगा को नेस्ता नाबूद कर दिया। आज एक बड़ी जंग की निशानियां समेटे चट्टाने और तोप गोले से गिरे पत्थर ही गोरखों की बहादुरी की दास्तानें बयां करते हैं। गोरखों ने अंग्रेजों का एक बेहतर फौज होने का गोमान तोड़ दिया था। गोरखों का यह नारा कि कायर हुनु भंदा मरनु रामरो, या कायरता की जिंदगी से मौत बेहतर है, अंग्रेजों की एक खास बात थी कि वो सच्चाई का सामना करने और हक की बात मानने से गुरेज नहीं करते थे। और यही वजह है उन्होंने सरेआम गोरखों की जज्बाए सरफरोशी, खुददारी और बहादुरी को कबूल किया और उसे इज्जत बख्शी। ये जंगे खलंगा ही थी जिसने गोरखा के एक शेर दिल बहादुर और जंगजू कौम होने के किस्से को आम किया। और तो और गोरखों की खुखरी के अजीब व गरीब हथियार होने की दास्तानें भी सारी दुनिया में फैल गई। और आज भी पत्थरों की ये 2 स्मृति शिलाएं, एक सर रोलो गिलिस्पी और दूसरा बहादुर दुश्मन बलभद्र और उसकी फौज के नाम, इसी बात की गवाही देते हैं। और हां, यह दुनिया की अकेली स्मृति शिला है जिसे बरतानिया ने अपने दुश्मन की इज्जत और बहादुरी में बनवाया है। अंग्रेजों से गोरखों का अगला मुकाबला हिमाचल प्रदेश में जनरल अमर सिंह थापा से हुआ। गोरखों की आखिरी घेराबंदी सबाथू के नजदीक मलाऊ में थी। यहां भी कुछ वैसा ही हुआ कि दोनों में से कोई फतह याब नहीं हुआ और गोरखों की बहादुरी का लोहा मानते हुए अंग्रेजों ने गोरखा फौज का बाइज्जत अपने बुलंद फौजी झंडों के साथ नेपाल वापस जाने का करार किया। गोरखों और अंग्रेजों के करारनामे के वक्त तक गोरखों की गढ़वाल में 12, सिक्किम में 33 और कुमाऊं में 25 की हुकूमत हो चुकी थी। गोरखा रियासत सतलुज से तिस्ता तक फैली हुई थी। सगौली करारनामे के बाद गोरखों के जीते हुए 105,000 किलोमीटर के हर इंच का हकदार अंग्रेजों को बनाया गया। और तो और गोरखों की बहादुरी की इससे बड़ी सनद क्या होगी कि अंग्रेजों ने उनको अपनी गोरखा बटालियन में शामिल करना शुरू कर दिया। और अंग्रेजों के गोरखों पर भरोसे का आलम यह था कि पहले विश्व युद्ध के वक्त
गोरखा रेजिमेंट ने